एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 169 एंड 170 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैलकुलेट करना है। तो ये क्या दो अलग अलग चीजें? नहीं, ये दोनों एक ही चीज का नाम है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो आरओआई आप कहते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसी का दूसरा नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जो भी पैसा लगाया हुआ है उस पर आपको प्रॉफिट कितना होता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसके बेस पर हमें कैलकुलेट करना है। हमें चाहिए आरओआई के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। यहां हमारे पास है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख। बिफोर टैक्स है, इसका मतलब टैक्स तो माइनस नहीं हुआ, तो क्या इंटरेस्ट और डिविडेंड भी माइनस नहीं हुए? टैक्स अगर माइनस नहीं हुआ तो डिविडेंड भी माइनस नहीं हुआ, क्योंकि टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी में से ही आप एक हिस्सा डिविडेंड में बांटते हो, तो डिविडेंड तो माइनस नहीं हुआ। लेकिन इंटरेस्ट का खर्चा जो लॉन्ग टर्म डेट्स पे आपको देना है वो आप माइनस कर चुके हो। इसका मतलब ये जो आपको दिया है 6 लाख, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स है 6 लाख रुपीज। तो अगर हमें बिफोर जाना है तो हम इस इंटरेस्ट के खर्चे को वापस से ऐड बैक करेंगे। इंटरेस्ट का खर्चा होगा कितना? आपको लॉन्ग टर्म डेट का देखना है तो 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी 20 लाख रुपीज है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे पता करोगे? जो इसका नाम है उसमें जो लिखा है 10%, यही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 10% ऑफ 20 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज आपका इंटरेस्ट हो गया, जो कि एक खर्चा है जो कि आपने प्रॉफिट में से माइनस किया। हमें बिफोर चाहिए तो हम वापस से ऐड कर देंगे, तो 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और लॉन्ग टर्म डेट का मतलब है 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो कि नील है इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा। लेकिन जब भी लॉन्ग टर्म डेट की बात की जाती है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों का टोटल लोगे आप। अब आपका आ जाएगा यहाँ पर 5 लाख प्लस 2 लाख 50,000 प्लस 20 लाख 27 लाख 50,000। दोनों इंफॉर्मेशन है तो रेशो हो गई हमारी 8 लाख अपॉन 27 लाख 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 29.09%। मतलब जितना भी पैसा आपने लगाया है बिजनेस में उसका 29.09% आपको रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 170 पे। 169 तो हमने कर लिया एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। इस क्वेश्चन में अब आपको एनालिसिस करना है कि अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो है और ये 4 ट्रांजेक्शन की जाए तो उस पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, यही आपको बताना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जहां पर आपने मशीनरी खरीदी 10 लाख की, और 10 लाख की मशीनरी खरीदने के लिए आपने 10 लाख रुपए कैश में पेमेंट नहीं की, जिससे खरीदी उस वेंडर से आपने कैश में ट्रांजैक्शन नहीं की, उसको कैश में पेमेंट ना करके आपने उसको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए। आपने इसी वैल्यू के शेयर्स अलॉट कर दिए उसको, फुल वैल्यू के, कैश ना दे करके शेयर्स अलॉट कर दो। एक तरह से क्या हुआ कि जो शेयर्स आपने अलॉट किए, अगर आप पब्लिक को करते तो आपको कैश मिलता और उस कैश को ले जाकर के आप मशीनरी खरीदते, यही करते ना। अब वो करने के बजाय, पब्लिक को ऑफर करने के बजाय, जिससे मशीनरी खरीदनी थी उसको कैश देने के बजाय आपने शेयर्स दे दिए। तो वन एंड द सेम थिंग, ये कंसीडरेशन अदर देन कैश हो गया, जहां पर कैश की जगह हमने इन काइंड चेंज किया है। एक से मशीनरी ली, दूसरे ने अपने शेयर्स दिए। तो हमारी इस रेशियो पर क्या इंपैक्ट आएगा? आपने अगर शेयर्स अलॉट किए 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू 10 लाख रुपए ही रहेगी। तो आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी।
क्या होगी, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड आपका शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट है। तो मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, आप कोई भी फिगर एज्यूम करके कर सकते हो, जरूरी नहीं है यही फिगर। हम अपने एनालिसिस को इजी करने के लिए, समझने के लिए ये फिगर्स एज्यूम कर रहे हैं। मान लो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 10 लाख, तो हमारा आरओआई हो जाएगा 10%। अब अगर ये शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड पर क्या इंपैक्ट आएगा, 10 लाख से 20 लाख हो जाएगी, प्लस हो गए ना, 10 लाख और प्लस हो गए। लेकिन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो रेशियो पहले से क्या हो जाएगी आपकी नई फिगर के साथ, 1 लाख अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 5%। हमारी पहले थी 10% और ये इस ट्रांजेक्शन के बाद 5% हो गई, तो मतलब आपकी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों होगी, डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गई लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा, तो प्रोपोर्शन किसका बढ़ गया, आपके डिनोमिनेटर का प्रोपोर्शन बढ़ गया, तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट केस है आपका, आपने 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया मशीनरी पर। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो कहाँ कहाँ इंपैक्ट आता है, एक तो आपका प्रॉफिट घट जाएगा, आप अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आपका प्रॉफिट घट जाएगा 25,000 रुपए से, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका 25,000 से कम हो जाएगा। साथ में आपकी फिक्स्ड एसेट 25,000 से कम हो जाएगी। अब फिक्स्ड एसेट अगर 25,000 से कम होगी तो इसका हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या इम्पैक्ट, आपको पता होगा कि अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को एसेट अप्रोच से निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है आपका, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यही लेते हो ना। तो टोटल एसेट्स अगर कम हो जाएंगे आपकी, 25,000 अगर डेप्रिसिएशन लगेगा तो फिक्स्ड एसेट्स कम होगी, फिक्स्ड एसेट्स कम होगी तो टोटल एसेट कम होगी, टोटल एसेट कम होगी तो हमारी नेटवर्थ भी कम हो जाएगी। इसको दूसरी तरह से भी आप समझ सकते हो, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर्स फंड आता है, और शेयर होल्डर्स फंड आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का टोटल होता है। तो अगर आपका ये प्रॉफिट घट गया 25,000 से, तो जो आपने रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट ट्रांसफर किया वो भी तो 25,000 से घट जाएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपके 25,000 से घट जाएंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी घट जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड आपका 25,000 से घट जाएगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी घट जाएगा। तो जिस तरह से भी समझ में आए उस तरह से समझो, लेकिन आपकी इन दोनों ही चीजों पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो रेशो क्या हो जाएगी आपकी, नई फिगर के साथ आपकी रेशो डिक्रीज हो जाएगी। पहले हमारी 10% थी और नई फिगर हो जाएगी तो आपकी रेशो हो जाएगी 7.69%। तो डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन 25,000 का डिक्रीज होना न्यूमरेटर आपके नेट प्रॉफिट के लिए एक बड़ा पोर्शन है, एक तरह से उसका 25% घट गया, लेकिन डिनोमिनेटर के लिए 25,000 बहुत छोटी अमाउंट है, तो उसके ऊपर तो कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ा नहीं डिनोमिनेटर पर, लेकिन हाँ आपके न्यूमरेटर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया, तो इसीलिए आपकी रेशियो डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट है आपका, आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया, 2 लाख रुपए रिडीम किए, डिबेंचर्स पेमेंट कर दी। रिडीम करने का मतलब है आपने डिबेंचर्स जो इशू किए हुए थे वो मेच्योरिटी पॉइंट पर आ गए और अब आपने डिबेंचर होल्डर्स को उनको पेमेंट कर दी। आपको ये पता है जब डिबेंचर्स आपके रिडेम्पशन पॉइंट पर होते हैं, मेच्योरिटी पॉइंट पर होते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म डेट से निकल के क्या बन जाते हैं, आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाते हैं, और करंट लाइबिलिटी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा नहीं है। तो इस चेंज की वजह से, इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे नेट प्रॉफिट या कैपिटल एम्प्लॉयड पर कोई चेंज नहीं आएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा तो हमारी रेशियो भी चेंज नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना, रिडेम्पशन की बात की जा रही है तो इसका मतलब वो मैच्योरिटी पॉइंट पर हम उसकी पेमेंट की टाइम की बात कर रहे हैं, और पेमेंट के टाइम पर वो लॉन्ग टर्म डेट आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख इंटू 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी वही है, अगर कन्वर्जन की बात हो रही है तो हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को एक तरह से मैच्योरिटी के टाइम पर उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि क्या आप अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना पसंद करोगे 9% की जगह 10% वाले में।
पहले से ज्यादा इंटरेस्ट वाले के साथ आप इसको कन्वर्ट करना चाहोगे, तो एक तरह से मेच्योरिटी के टाइम पर आपके ये 1 लाख के डिवेंचर्स है। तो अगर आप इनको कन्वर्ट कर रहे हो, तो इससे क्या हुआ, ये तो करंट लाइबिलिटी आपकी खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने नए डिबेंचर्स इशू किए, तो लॉन्ग टर्म डेट आपके बढ़ गए। कन्वर्जन की बात की जाएगी या रिडेम्पशन की बात की जाएगी, तो वो मेच्योरिटी पॉइंट की बात है कि हम मेच्योरिटी पॉइंट पर इनको ऑप्शन दे रहे हैं कि क्या आप ये कन्वर्ट करना चाहते हो, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने 9% डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया 10% डिबेंचर्स में। तो करंट लाइबिलिटी अब आपकी वापस से लॉन्ग टर्म डेट में कन्वर्ट हो गई। जो आपको लग रहा था ना, ये तो एक ही चीज है, नाम चेंज हो गया, तो इसका तो इम्पैक्ट क्या होगा, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड तो जैसे थी वैसे ही रहेगी। 9% डिबेंचर्स है हमारे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का ही हिस्सा होते हैं, तो क्या चेंज आएगा? नहीं, ये आपकी करंट लाइबिलिटी थी जो कि खत्म हो गई। लेकिन हाँ, करंट लाइबिलिटी अब आपकी लॉन्ग टर्म डेट में कन्वर्ट हो गई। तो क्या इंपैक्ट हुआ, आपकी लॉन्ग टर्म डेट 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। और आपकी रेशो पर क्या इंपैक्ट आएगा, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड तो बढ़ गई, लेकिन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर कोई चेंज नहीं है, राइट। तो अब आपका रेशियो 9.09% हो गई, डिक्रीज हो गई। क्यों हुई? मैंने आपको बताया कि अगर आपका नेट प्रॉफिट नहीं चेंज होगा और आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी तरह से सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।